जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज महाभोज उपन्यास करेंगे। ठीक है, देखो जब महाभोज उपन्यास करना उससे पहले गूगल पे ये सर्च करके ये वाला आर्टिकल एक बार पढ़ लेना। ठीक है, लिटरेचर अनकैटेगराइज्ड मनु भंडारी के महाभोज 70 के दशक के राजनीतिक कूड़े के ढेर पर सभी आमंत्रित हैं। मैंने वही बताया था कि हर बार क्या करना, एक सारांश देख लोगे ना तो आपको एकदम आइडिया क्लियर रहेगा, बार बार महाभोज पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपने बचपन पे भी पढ़ा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे आप देखोगे ना, जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण ये कीवर्ड है, दुर्निवार सम्मोहन भरी या खतरनाक अग्निलीप, लपकती हुई अग्निलीक, बिसु बिंदार सक्सेना तक ही नहीं रुकी रहती अपितु, है ना। बेसिकली ये महाभोज वाले में पीछे उन्होंने बहुत बढ़िया शब्दों में लिखा हुआ है। जैसे हमने जब मैलांचल किया था तो हमने देखा था इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी है, कांटे भी हैं, पता नहीं क्या क्या है। उसी तरह से इसमें दुर्निवार सम्मोहन भरी यह खतरनाक लपकती हुई अग्निलीक जो कि बिसु और बिंदा तक ही सीमित नहीं रहती। इतना याद रखना है, एटलीस्ट इतना याद रखना है। ठीक है, सीमित नहीं है तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप देखोगे इसमें शॉर्ट में पूरा बता देगा कि ये कहानी है। ठीक है, ये शॉर्ट में कहानी है। चेले को टिकट दिलवा तो लिए, मुख्यमंत्री पर पार्टी में भीतरघात हो रहा है। ठीक है, फिर एक सरोहा गांव है, सरोहा गांव में जो हत्या हो जाती है, ठीक है, तो वो बेसिकली वही बिसु मर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। तो आप देखोगे पूरा दिखाया है, पूरा यहाँ पे शॉर्ट में बहुत शानदार चिपका दिया है। तो बेसिकली आप इसको एक बार देखिएगा। ठीक है, इसको आप देखिएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या, हर बार की तरह व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये व्याख्या। यहाँ पे देखोगे कुछ व्याख्याएं बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो सारी व्याख्या हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि सारी व्याख्याएं आप लोग जरूर पढ़ेंगे, आप लोग एटलीस्ट पढ़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इन व्याख्याओं के कुछ लाइन जो कि हम लोग आंसर में लिखते हैं। तो मैंने कहा था व्याख्या किस लिए महत्वपूर्ण है जीएस पेपर, मतलब ये हिंदी पेपर 2 के लिए। कुछ तो हम लोग लाइन में लिखते हैं, अपने आंसर में एग्जाम्पल्स नोट करते हैं। दूसरा, एग्जाम में सीधे सीधे व्याख्या पूछ देगा, तो एग्जाम्पल्स के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक चीज़ और यहीं पे मैं क्लियर बता दे रहा हूँ पहले ही, ताकि आंसर राइटिंग करते समय आप ध्यान रखेंगे जब इसको लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे भी ध्यान देंगे ना, इसमें भी मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी है, आगे आएगा कहीं ना कहीं, तो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी है। याद है, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष, मुक्तिबोध की रचनाओं में मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष दिख रहा था। इस रचना में आत्मसंघर्ष नहीं दिखता है। इस रचना में क्या दिखता है? अनदेखापन दिखता है, कटा हुआ, समाज से कटा हुआपन दिखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आत्मसंघर्ष नहीं दिखता, इसमें संघर्ष युक्त है ही नहीं। इसमें क्या कर रहा है, जब बिसु की हत्या की खबर, या जब बेसिकली जब वो दलित हत्याकांड, जो पूरा गांव जला दिया जाता है, ठीक है, झोपड़ियां जला दी जाती हैं, जब वो खबर अखबारों में मध्यम वर्गीय व्यक्ति पढ़ता है तो क्या कहता है? इट इज सिंपली अनह्यूमन, और अखबार के पन्ने पलट देता है। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर महेश नामक एक व्यक्ति है जो कि रिसर्च कर रहा है। महेश नामक व्यक्ति जो कि रिसर्च कर रहा है, रिसर्च फेलो है, बिसु का दोस्त रहता है। बिसु उससे कहता है, ठीक है, कि केवल क्या कर रहे हो, केवल जो कागजों पर लीपा पोती कर रहे हो, ठीक है, कागजों पर लीपने से कुछ काम नहीं चलेगा। ये कीवर्ड से ध्यान रखिए, लीपने से कुछ काम नहीं चलेगा। महेश क्या है? मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी है जो कि रिसर्च फेलो है, रिसर्च करने आए गांव पर। तो उससे बिसुआ बार बार कह रहा है कि देखो लिपने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तटस्थ, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो तटस्थ है उसकी आलोचना की गई है कि भैया आप तटस्थ होकर काम मत करो। वह अकेला कोठरी में अपना गणित करता रहा और मर गया। वो क्या है? उसी प्रकार का तटस्थता है, वो अपना गणित कर रहा है और मर गया, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी मुक्तिबोध में। और यहां पर उसी की आलोचना, ये मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की आलोचना मनु भंडारी कर रही हैं, बोल रही है कि भैया लीपने से केवल काम नहीं चलेगा कागजों पर। ठीक है, जब समाज में इतना अन्याय हो रहा हो तो कैसे कोई लीपापोती करके काम चला सकता है? तो ये कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है जो कि आपको आंसर में ले आना है, डिपेंड्स ऑन प्रश्न, अपने आंसर में ले आना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर यहां पर अब देखेंगे हम लोग कुछ व्याख्या जो महत्वपूर्ण है। तो पहली व्याख्या ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्रियों, नेताओं, अखबार नवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाले धूल के बादल कई दिनों तक मंडराते रहे। मतलब एक छोटी सी घटना या एक बड़ी सी घटना, मान लो एक बड़ी सी घटना हुई, बेसिकली झोपड़ियां जला दी गई। तो कह रहा है लेखक, कितना बढ़िया व्यंग कस रहा है, कह रहा है कि देखो आग जो झोपड़ियों में लगी थी इसके बादल तो छट गए, लेकिन शहरी गाड़ियां जो वहां पे घूम रही थी, जो उस मौके का फायदा उठाने वाली थी, ठीक है, जो उस मौके का फायदा उठा लीजिए, जैसे नेता लोग जो गीली आंखों और रूधे हुए गले से क्षोभ प्रकट कर रहे थे,
बड़े बड़े आश्वासन दे रहे थे। अखबार नवीस आए तो दनादन उस राख के ढेर की ही फोटो खींच के ले गए, भाई इनका इसी में फायदा है, ब्रेकिंग न्यूज़ वही दिखाएंगे। दूसरे दिन अखबार में छापकर घर घर पहुंचा भी दिया, इस घटना का सचित्र ब्यौरा, एकदम ब्यौरा दे दिया। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए, किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा देखा, देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। तो जिसने पढ़ा एकदम तुरंत भाई उसके अंदर संवेदना जग गई, चाय का घूंट भी कड़वा हो गया हो शायद। अब देखो यहाँ पर मनु भंडारी क्या कर रही है, व्यंग कर रही है कि जो शहर में पढ़ा सब लोग नहीं गए थे, आप भी देखना अभी रिसेंट में यूपी में क्या हुआ था, एक गोंड आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था। तो अभी क्या हुआ, ऐसे ही होता है जब हम लोग पढ़ते हैं अरे यार कितना गलत हुआ, शिट, ऐसे ही तो करते हैं। तो वही लिखा, चाय का घूंट भी कड़वा हो गया शायद, ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ओ हॉरिबल सिंपली इनह्यूमन। यही बस आपको याद रखना है, ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ठीक है। और आप इस लाइन को कैसे लिखेंगे, जब मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, ठीक है, चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ता है तो ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर, इसको ही कॉमा ऐसा लगा देना है, निकलता है ओह हॉरिबल सिंपली इनह्यूमन, ठीक है। कब तक यह सब और चलता रहेगा, च च च और पन्ना पलट गया, आपने कहते यार कितना बुरा हुआ, वैसा वाला ही लिखा है, च ऐसे लिखा होता है वहाँ पे, च च च। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़े, मतलब किसी को कोई लेना देना वास्तविकता में है नहीं, है ना। अगले दिन जब तक न्यूज कवरेज रहेगी तब तक लोगों को याद रहेगी घटनाएं, नहीं तो रोज बहुत सारी घटनाएं आती रहती है। कभी निर्भया कांड होता है, ठीक है, कभी कोई कांड होता है, कभी कोई कांड होता है, कभी देखोगे रेलवे एक्सीडेंट होता है। एक हफ्ता 2 हफ्ता जब तक न्यूज़ में रहती है न्यूज़ तब तक चलेगी, नहीं तो क्या होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसी सेलिब्रिटी के यहाँ छापा मार देगा तो वो न्यूज़ में रहेगा, ठीक है। कोई IAS बनाने वाली नई फैक्ट्री खुलेगी, ठीक है, खान सर फिजिक्स वाला, ठीक है, तो ये सब जो नई फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, है ना, तो वो चर्चा में रहेंगी। तो बेसिकली वही बात है कि ये जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की जो चेतना मर चुकी है, बेसिकली जो चेतना मर चुकी है, इसको जगाने का प्रयास ये उपन्यास कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंट्रोडक्शन, अब ये आपने पढ़ लिया होगा, मैंने आपको कीवर्ड्स भी समझा दिए, मैंने आपको एक तरह से व्याख्या इसकी समझा भी दी। इंट्रोडक्शन में इतना ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नवलेखन के दौर की सबसे सशक्त राजनीतिक उपन्यास, तो इस दौरान बहुत सारे लिखे गए थे, राग दरबारी और बहुत सारे रचनाएं लिखी गई थी, लेकिन ये महाभोज सबसे शतक माना जाता है, इसीलिए हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी है बेसिकली, तो राग दरबारी ही रख लेते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो लिखेंगे आप सीधे सीधे कि सीधे सीधे लिखेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखेंगे कि तात्कालिक राजनीतिक सामाजिक विद्रूपताएं, ये कीवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। विद्रूपताओं को दर्शाता हुआ उपरोक्त या दर्शाती हुई उपरोक्त पंक्तियां नवलेखन के दौर की सबसे सशक्त राजनीतिक उपन्यास महाभोज से ली गई हैं। यहां पर सरोहा गांव के हरिजन टोला में, ध्यान रखिए हरिजन टोला है, हरिजन टोला में झोपड़ियां, आदमियों सहित झोपड़ियों को जला देने की खबर शहर में पहुंचने की बाद कोई स्थिति को दर्शाई गई है कि किस प्रकार इस घटनाक्रम में राजनीतिक दल, अखबार, है ना, या फिर मीडिया, राजनीतिक दल और मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी किस प्रकार इस पर रिएक्ट करते हैं या अपनी अवसरवादिता दर्शाते हैं, इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पूरा लंबा चौड़ा ऐसे नहीं बताएंगे, इसको बहुत शॉर्ट में आप बताएंगे, इसको आप बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि बताएंगे उपरोक्त पंक्तियों में हरिजन टोला में लगने वाली आग, ठीक है, आग और नुकसान से किसी को वास्तविक संवेदना नहीं उत्पन्न हुई है, बल्कि राजनीतिक दलों और मीडिया को अपनी रोटियां सेकने का अवसर मिल गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर इन्हें घर घर पहुंचा दिया गया है, जहां पर मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी मुक्तिबोध के समान या मुक्तिबोध की रचनाओं के समान आत्मसंघर्ष से युक्त नहीं है, बल्कि चेतनाहीन होकर केवल सहानुभूति और दुख में, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि मनु भंडारी इस प्रसंग में व्यंग करते हुए, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि उनके मुंह से उनकी चेतना मर चुकी है। ऐसे कीवर्ड लिखना सीधे सीधे, चेतना दम ऐसा कड़वा लिखना, चेतना मर चुकी है और वे केवल कमेंट करते हैं और
को रद्दी के ढेर में फेंक देते हैं, अखबार को रद्दी के ढेर में फेंक देते हैं, या चाय की चुस्कियों पर ही केवल कमेंट करते हैं और अखबार को रद्दी के ढेर में फेंक देते हैं। ठीक है ना। तो ये बात आप बताएंगे। अब इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें विशेष में अवसरवादी राजनीति, राजनीतियों के दोहरा चरित्र, ये तो आपको कीवर्ड सीधे सीधे दिख ही रहा है। ठीक है, सीधे सीधे कीवर्ड दिख ही रहा है ना। और संवेदनहीनता, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की संवेदनहीनता भी आप दिखाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, अखबार और राजनेताओं का जो गठजोड़, अखबारों एवं राजनेताओं का, या राजनीति, अखबारों एवं राजनीति, राजनेताओं नहीं, राजनीति का गठजोड़ भी दिखाएंगे। ठीक है, फिर व्यंजनापूर्ण, या फिर आप कह सकते हैं व्यंग्यपूर्ण लेखन और अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से वह और अधिक तीक्ष्ण हो गया है। तो भाई ओह सिंपली इनह्यूमन। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, ये बात बताएंगे। फिर अगले में हमें बस केवल ये ध्यान में रखना है, ये वाला। ठीक है, बस ये लाइन ध्यान में रखनी है जो कि हम आंसर में यूज करेंगे। ठीक है, दा साहब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, या तुम नहीं तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है, स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। अखबारों को तो आज़ाद रहना चाहिए, वही हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में। बस बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, दो मुहा व्यक्तित्व है, एकदम घाघ व्यक्तित्व है दा साहब। आप देखोगे, अगर रचना ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो आपको शुरुआत में बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि कितना ईमानदार व्यक्ति राजनीति कर रहा है। एकदम दास साहब का चरित्र आपको जैसे जैसे रचना आगे बढ़ती जाएगी उसको पता चलेगा सबसे घाघ व्यक्ति यही है, और सबसे घाघ राजनेता वही होता है जो मीडिया में कभी भी, पब्लिक में कभी भी गलत नहीं बोलता है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग एकदम एकदम मतलब आप कह सकते हो एकदम अपने स्वार्थ में एकदम लिप्त रहता है। वो, उसको आइडिया रहता है कि कब किससे क्या बोलना है, कैसे जनता को एकदम बरगला देना है। ठीक है, तो वो मतलब समझ रहे, वो पब्लिकली वो एकदम चुन चुन के बातें बोलेगा वो नेता। खासतौर पे 70 के दशक 80 के दशक के राजनीति में ऐसे नेता खूब होते थे। ठीक है, जब आप देखोगे बाद में जब भ्रष्टाचार का खूब खुला, जब दौर खुला, तब लोगों को सच्चाई दिखेगी, यार ये तो बुफोर्स घोटाले कर दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक में ये लोग एकदम ईमानदार छवि के थे। तो अब ये क्या कर रहा है, लखन सिंह को डांट रहे हैं यहाँ पर दा साहब लखन सिंह को डांट रहे हैं। मैं बेसिकली आपको बस एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगा, ना मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये याद रखना आपको आंसर राइटिंग में। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेसिकली, दा साहब वही मुंह में राम बगल में छुरी, एकदम दोहरा व्यक्तित्व, घना दोहरा व्यक्तित्व। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एकदम मतलब क्या उसको गाली दिया जाए, कुछ गाली दी भी नहीं जा सकती, जान दो। तो वो वाला है कि यार तुम नहीं तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है, स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वो विवेक को खा जाए। अभी के समय में कोचिंग इंडस्ट्री में ये चलता है, उस समय राजनीति में बहुत ज़्यादा था, अभी की राजनीति उस हिसाब से थोड़ी ठीक हो गई है कि हम देखते हैं हमारे जो वर्तमान में नेता हैं, जो वो लोग हैं, वो दिखता है कि हम लोग भाई पूरे बचपन से लेकर किस तरह से संघर्षों से आगे बढ़े हैं। ठीक है, और आप खासतौर पर आप देख पाओगे जो नेपोटिज्म वाली राजनीति है बहुत कम हुई है, खासतौर पे जो वर्तमान पार्टी जो शासन में है उसमें तो ये आपको बहुत कम दिखेगी। तब भी मैं ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इसमें कोचिंग इंडस्ट्री में आपको खूब दिखेगा, सामने से एकदम आपको दिखेगा घना व्यक्तित्व, एकदम खतरनाक व्यक्तित्व कि भाई ये वाले सर एकदम मचा दिए, धूम मचा दिए, ये वाले सर ने 140 करोड़ का वो छोड़ दिया, ठीक है, जो है पैकेज छोड़ दिया, ये वाले सर ने 50 करोड़ का पैकेज छोड़ दिया, है ना, वो चरित्र आपको दिखेगा। और अंदर से पता होगा कि भैया 140 करोड़ छोड़ने का पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जब 150 करोड़ का रेवेन्यू है तो 140 करोड़ क्यों लेके कंपनी बेचेगा। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ग्रुप डी पढ़ाने वाला बंदा चला जा रहा है यूपीएससी पढ़ाने, फिजिक्स पढ़ाने वाला बंदा गुजर रहा है यूपीएससी पढ़ाने, लेकिन इमोशनल, जनता के साथ एकदम इमोशनल, खतरनाक जुड़ाव। ठीक है, सामने जनता के एकदम ईमानदार छवि प्रस्तुत करना, तो ये क्या वही है। ठीक है, ये क्या वही है ना। तो हर चैनल पे जा जाके खूब इंटरव्यू, मतलब अलग अलग चैनल पे एकदम, और बड़ी बड़ी दर्शन की बातें करना, है ना। आपको दिखेगा कि बहुत सारे आजकल तो कई न्यूज़ चैनल वाले मतलब एकदम वो हो गए ना, बिक गए हैं, मतलब खरीदारी हो गए कि प्रॉपर एपिसोड चलाते हैं। विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो प्रॉपर एपिसोड एकदम खोज खोज के एपिसोड चलाते हैं, यूएसए घूमने का पूरा दृश्य दिखाया जाता है। तो आप वही देखोगे, तो ये क्या है, यहाँ पे एकदम सामने एकदम उचित बात कही जा रही है, या तुम नहीं तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है, स्वार्थ को यार। ठीक है, ये तुम नहीं तुम्हारा स्वार्थ बोला। 1 मिनट, पापा का फोन आ रहा है यार। क्या भाई, 1 मिनट। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा
माफी चाहूंगा। फोन नहीं उठा रहा है, सामने से करने पे ऐसे फोन कर रहा है, क्या हुआ? तो कोई बात नहीं, बीच में परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। तो आप देखोगे तो ये क्या है, एकदम फ्रंट में एकदम अच्छा बोल रहा है वो, कि तुम या तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को खा जाए। और ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जब अगर प्रश्न आता है दा साहब के चरित्र पर चर्चा कीजिए, तो ये लाइन जरूर बोलना है कि लखन को ऐसे कह रहे हैं, और मीडिया को क्या कर रहे हैं कि मीडिया को ईमानदार बनने का सजेशन दे रहे हैं अंत में। और यही रचना के अंत में पढ़ोगे तो कहते हैं कि मेरे जैसा लोग होना चाहिए, बस दिशा निर्देश। मीडिया काम बहुत अच्छा करती है, बस मेरे जैसे लोग होने चाहिए जो दिशा निर्देश सही तरीके से दे पाए। ठीक है, तो वो जब मशाल का जो लेखक है वो जब एकदम इनकी बात मान लेता है तो वो भी मजे करता है, ये भी मजा करता है। किस तरह से मीडिया और राजनेताओं का गठजोड़ है वो एकदम दिखाता है यहाँ पे। तो आप देखोगे वही है। ठीक है, तो यहीं पर देखोगे तो पूरी ये बात है ना। तो ये आपको लाइन बस याद रखना है बस। और ये याद रखना बैकग्राउंड की, मान लो अगर ये आई जाए कि लखन को डांट रहे हैं, बेसिकली लखन को डांटते हुए दास साहब कर रहे हैं, जो कि उनका एकदम दोहरा व्यक्तित्व, एकदम मतलब ये वाला चीज, ये जो लाइन है ना बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। मैं सीधे बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। उनका दोगला चरित्र जो है या दोहरा चरित्र वो एकदम डायरेक्ट दिखा रहा है वो। ठीक है, वो डायरेक्ट दिखा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि लोग, ठीक है ना। फिर अगला ये वाली लाइन फिर बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बूढ़ों तो सबरी और निषाद की कथाएं याद हो आई, किसी किसी को ईर्ष्या भी हो रही है हीरा से। तो बेसिकली ये कौन सा माहौल है, ये भी मैं बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जब दास आपका चरित्र चित्रण आए या आपको लोकतंत्र और ऐसा पूछ देना, मान लो प्रश्न आए कि लोकतंत्र और समाज की विद्रूपताओं को उजागर करने में कितना सफल रहा है, लोकतंत्र एवं समाज की विद्रूपताओं को उजागर करने में कितना सफल रहा है महाभोज उपन्यास, चर्चा करें। मान लो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो ये लाइन भी आप प्रॉपर बताएंगे कि दास साहब ने अपने राजनीतिक हथकंडों के माध्यम से क्या किया, जो बिसु का जो बाप है उसको अपनी गाड़ी में सीधा बैठा लिया। सीधे जाते क्या किया, बिसु घर जाके उसके बाप को अपने गाड़ी में बैठा लिया। अब लोग एकदम बड़प्पन उसको देखे कि कितना बड़प्पन है ना। और लोगों को क्या हुआ, बड़े बूढ़ों को तो सबरी और निषाद की कथाएं याद हो आई, किसी किसी को ईर्ष्या भी हो रही है हीरा से। देख रहे हो, बेटे तो जाने कितनों के मरते हैं पर ऐसा सम्मान कहाँ किसी को मिलता है। तो बेटे के मरने में जितना ज्यादा सम्मान हुआ उसका, तो वो देखोगे यहाँ पर बहुत डिटेल में बताया गया। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन याद रखना कि दास आपके इस बड़प्पन के आगे सभी मस्तक हो गए। इतना मत याद रखो, बेसिकली बस इतना याद रखो। ठीक है, या तो केवल इतना याद रख लो कि दास आपके इस बड़प्पन के आगे सभी नतमस्तक हो आए हैं, तो हो आए हैं याद रखना। और पीछे बैकग्राउंड बता देना कि दास साहब ने ऐसा ऐसा किया तो दिख रहा है पूरा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ना। अब यहां पर एक लाइन ये भी फिर से, ये हालांकि ये व्याख्या भी महत्वपूर्ण है तो ये व्याख्या भी बता देता हूं। ठीक है, व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो कह रहा है केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बकायदा हमसे। ये बात कौन कह रहा है, ये बात महेशवा कह रहा है। महेश जो कि एक बुद्धिजीवी है। ठीक है, बुद्धिजीवी है। वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो गांव में था, वो गांव में रिसर्च करने कुछ आया था, कुछ रिसर्च करने आया था। तो बिसु इससे बातचीत करता था, भाई बिसु को दोस्त था अच्छा। ठीक है, बिसु का अच्छा दोस्त था। तो बिसु मर गया, तो जो सक्सेना जी हैं वो जाते हैं इसका क्या लेने, इसका गवाह सुनने, मतलब आप कह सकते हो इसकी गवाही लेने जाते हैं। सक्सेना जी को दास साहब समझा के भेजे हैं। ठीक है, समझिएगा, सक्सेना को दास साहब समझा के भेजे कि जाना, और हिंट दे दिए दास साहब। देखो डायरेक्ट नहीं कहे, भाई राजनीतिक खिलाड़ी व्यक्ति है, डायरेक्ट कहेगा पता चला अभी करंट में अपना काम निकलवाने के लिए इनडायरेक्ट बात बोली जाती है, डायरेक्ट बोल देंगे तो फंस जाएंगे। तो अब ये क्या करते हैं, ये इनडायरेक्ट बोलते हैं कि भाई देखो इसको आत्महत्या दिखा देना। ठीक है, इसको ये मत बोलना कि भाई, है ना, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हत्या हुई है, आत्महत्या किसी तरह से प्रूव करना है, हिंट दे देते हैं दास साहब। अभी जाते हैं भाई साहब सबका वो गवाही नोट करने। तो जो महेश है, ठीक है, महेश जो कि बुद्धिजीवी है,
उससे जब बात करते हैं तो महेश कहता है, ये स्टेटमेंट तब महेश कहता है कि केवल नाराज ही नहीं था, लड़ता था बकायदा हमसे कि आप, तो वो कहते हैं, वो पूछता है कि तुमसे नाराज था क्या वो जो बिसु है, तो कहता नहीं, नाराज ही नहीं था, लड़ता था। कहता था आप जैसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन बनकर बैठे रहेंगे तो गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा। जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म होता हुआ कोई कैसे अलग थलग बैठकर खाली कागज पोतता रह सकता है। खाली कागज पोतना, देख रहे हो कैसा कीवर्ड है। तो ये लाइन चाहो तो याद रख सकते हो। तो मैंने जो लाइन महत्वपूर्ण बताई है उसको एक जगह नोट कर लीजिए। उसका 10-15% भी एग्जाम में लिखा है ना उन एग्जाम्पल्स का, तो सीधे नंबर गिरेंगे, ठीक है, तो नंबर बरसेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कोई कैसे अलग थलग बैठकर काली कागज पोतता रह सकता है। मैंने फिर वही बात इंट्रोडक्शन में वही दिखाना है कि राजनीतिक विद्रूपताओं, पत्रकारिता, अफसरशाही के भ्रष्टाचार, ठीक है, बुद्धिजीवों का संवेदनहीनता, ये सब दर्शाता हुआ महाभोज उपन्यास मनु भंडारी कृत 1970 या नवलेखन की दौर की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। ये पंक्तियां महेश नामक पात्र द्वारा कही गई हैं, ठीक है। महेश नामक पात्र द्वारा मिस्टर सक्सेना, ठीक है, मिस्टर सक्सेना जब पूछताछ या गवाही लेने जाते हैं तब ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो वही कह रहा है, तो मेरे जैसे बुद्धिजीवियों की तटस्थता की कठोर आलोचना करता था। वही सब बात अब तो एक्सप्लेन कर दोगे आप, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर विशेष बता ही दोगे ये सब कीवर्ड, है ना। ये कैसे अलग थलग बैठ के कागज पोतना, तो ये सब कीवर्ड बहुत बढ़िया है, ठीक है। दायित्व बोध देखोगे, मुक्ति बोध ने बुद्धिजीवी द्वारा ऐतिहासिक उत्तरदायित्व न निभा पाने की त्रासदी का है। तो मुक्ति बोध इसको त्रासदी मानते हैं ना कि ऐतिहासिक उत्तरदायित्व नहीं रखना पाए, ठीक है। फिर एक लाइन ये भी याद रख लेना, ऐसा आतंक आपने कहीं नहीं देखा। देखो मैंने इसीलिए कहा था कि उपन्यास पढ़ने के, मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आपको उपन्यास पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस दे के आइए मजे से, जब इंटरव्यू और मेंस के बीच का जो गैप है उसमें उपन्यास कहानियां खूब पढ़िए, आराम से मजे से पढ़िए, ठीक है। लेकिन मेंस के बीच में उपन्यास पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। 2 दिन आप उपन्यास पढ़ोगे या 1 दिन एटलीस्ट पढ़ोगे, उससे कम समय में व्याख्या देख लोगे तो व्याख्या का भी काम हो जाएगा और एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे। मेंस में तो आपको एग्जाम्पल ही चाहिए, कहानी शॉर्ट में गूगल सर्च करके सारांश में देख लो, तो कम समय में अधिक प्रोडक्टिविटी ऐसे हो जाएगी। तो अब यहां पे देखो, यहां पर ये भी लाइन, ऐसा आतंक आपने कहीं नहीं देखा होगा साहब, लोगों के घर जमीन गाय बैल ही रेहन नहीं रखे हुए, जोरावर और सरपंच के यहाँ उनकी आवाज जबान तक बंधक रख दी गई है, कोई चू तक नहीं कर सकता। तो ये लाइन बस इतना ही, ऐसा आतंक आपने कहीं नहीं देखा होगा साहब ... ठीक है, इतना याद रख लो। या बेसिकली आप ऐसे स्टेटमेंट आए एग्जाम में, देखो पूरा इतना लंबा लिख भी नहीं पाओगे, तो एग्जाम में मतलब प्रश्न आता है कुछ वही विद्रूपताओं को दर्शाता है, वो मैंने जो क्वेश्चन पूछा वैसे वाले में आप इस बात को बता सकते हो कि गांव की स्थिति है ना, गांव की स्थिति में शक्तिशाली और आपराधिक प्रवृत्तियों का शोषण या लोगों का शोषण इतना ज़्यादा है, ठीक है, जो कि ठीक है बेसिकली गांव या जो वो क्षेत्र है सरोहा जैसे मतलब क्षेत्र में शोषण इतना ज़्यादा है, ठीक है, शक्तिशाली और आपराधिक प्रवृत्तियों का, कि बिंदा कह पड़ता है ऐसा आतंक तो आपने कहीं नहीं देखा होगा साहब, ठीक है। लोग घर जमीन गाय बैल सब बंधक रखे हुए, ठीक है। तो ये बात समझना, तो घर जमीन जाए मतलब गाय बैल के साथ साथ आवाज और जबान तक बंधक रख दी गई। फिर अपने शब्दों में ये बात लिख देना, इतना याद कर लो, कीवर्ड में दिखा देना, बाकी अपने शब्दों में। आपने देखा ही होगा प्रदीप त्रिवेदी सर कैसे लिख रहे थे, मैंने उनकी कॉपीज दिखाई था कि लिखते लिखते ही वो एग्जाम्पल आ जाने चाहिए, बस अलग से एग्जाम्पल नहीं देना है, उदाहरण ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा प्रैक्टिस करो कि लिखते लिखते ही एग्जाम्पल आ जाए। मैं इसी बात की आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। फिर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक लाइन और, ठीक है, एक लाइन और है ना। अच्छा, वो दिनेश वाली कहानी याद रखना कि दिनेश और सक्सेना एक साथ थे आज़ादी की लड़ाई में, ठीक है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था। अब बेचारा वो दिनेश को छोड़ के भागा, दिनेश को गोली लग गई, मर गया दिनेश। लेकिन अब सक्सेना, वही लास्ट में जब सक्सेना का व्यक्तित्व परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन, तो सक्सेना यही सोच रहा होता है, कि यार अब दिनेश को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसमें तो वही दुर्निवार सम्मोहन भरी अग्निलीक बिसु और बिंदा से होते हुए सक्सेना तक कैसे बह रही है, कैसे सक्सेना तक जा रही है। तो सक्सेना को वही याद है, जब वो महेश से बातें सुनता है, बिंदा से बातें सुनता है, तो उसको यही लगता है कि यार एक बार दिनेश को अकेला छोड़ चुके हैं 1942 में,
अब नहीं अकेला छोड़ेंगे, अब उसको दिनेश ही नजर आता है बिंदा में, और बिंदु को फंसा देते हैं सब लास्ट में। तो वही याद रखिएगा कि अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर जो सक्सेना भाग आए थे वही अब दिनेश को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इतना ही ये कीवर्ड, बस ये कीवर्ड है ना। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर 1942 या 42 के समय में या 42 के मोमेंट में, आंदोलन में गोली की आवाज सुनकर जो सक्सेना भाग आए थे वही सक्सेना अब दिनेश को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही कीवर्ड्स बस आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। अभी प्रश्न आएगा तो आप देखेंगे, मैं करवाऊंगा प्रश्न, मैं बस कह रहा हूं कि अभी इतना ऐसे कुछ याद रखो बस, ठीक है। फिर कुछ जो व्याख्या महत्वपूर्ण है वो देखता हूं। ये मैंने पहले नोट कर लिया। फिर एक ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है, नहीं ये बातें गिने चुने मूर्खों को छोड़कर अब किसी को परेशान नहीं करती। देखो अब देखो कितना बढ़िया शब्दों का चयन, देखो गिने चुने मूर्खों, जो बातें लोग मतलब जो, जैसे अब मान लो आप गए, सपोज मान लिया, एक एग्जांपल ले लिया, मान लो मैं आईपीएस हूँ, ठीक है, आईपीएस हूँ, तो मेरी सैलरी मान लो 70,000 या 80,000 स्टार्टिंग में होगी, यही तो सैलरी होगी। अब मान लो अगर मान लो, और मेरा मान लो अंबानी का घर नहीं है, ठीक है, अंबानी का घर नहीं है, हालांकि नो डाउट कि भैया पल्लव ये लोग यूपीएससी हिंदी चला रहे हैं तो नो डाउट कि ठीक है, मतलब लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। एक चलो मैं अपना एग्जांपल नहीं देता हूँ, दूसरे का एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, अपना एग्जांपल दूंगा तो मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। ऐसा मान लो कि मान लो एक व्यक्ति है जो कि केवल सरकारी नौकरी कर रहा है और अकेला घर का कमाऊ बंदा है, जैसे मेरे घर में मान लो 3-4 लोग हैं तो ये मामला फिट नहीं बैठेगा। एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है, अकेला कमाऊ बंदा है, ठीक है, और उसका ग्रेड पे है 56,100, ये ग्रेड पे है। अब वो अगर उसकी वाइफ हीरे का हार पहन रही है, ठीक है, और बड़े से बंगला खुद का खरीद रखा है, फार्म हाउस, वहाँ पे पार्टी चल रही है, फार्म हाउस। अब ये चीज जो बात है, ये वाली बात है, ये केवल गिने चुने मूर्खों को ही दिखती है कि यार देखो ये पक्की बात है, पैसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हो सकता है, भाई इसने कोई किताब लिख दी हो, किताब बढ़िया एकदम चल गई हो जबरदस्त, और ये अलाउड भी है नौकरी में, ठीक है, आपको नौकरी में बहुत सारी चीज़ें अलाउड है। आप अगर रूल्स रेगुलेशन देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अलाउड है, जैसे आप पेटेंट करवा सकते हो अपने नाम पे, पेटेंट आप करा सकते हो, पेटेंट की रॉयल्टी ले सकते हो, आप कोई किताब लिख सकते हो, किताब से भी जो रॉयल्टी बन सकती है वो ले सकते हो, आप कोई जो बेसिकली इसको पैसिव इनकम कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट अनुमति देती है, बशर्ते इन चीज़ों में किताब विताब लिखने आपको एक बात ध्यान रखना है, सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए, जो कि रूल्स ऑफ कोड ऑफ जो सीसीएस रूल्स है उसके अनुसार। तो अगर व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया है और केवल नौकरी कर रहा है और फिर उसके पास इतना चीजें हैं, तो ये चीजें केवल गिने चुने मूर्खों को छोड़कर किसी को परेशान नहीं करती, तो वो बुद्धिजीवी को जगाने की कोशिश करता है, ठीक है, और कह रहा है परेशान करना तो दूर, क्षण भर के लिए किसी के दिमाग में नहीं आती। अब ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ स्थितियां प्रचलित होते होते सबके बीच इस तरह की स्वीकृति पा लेती है कि वे फिर लोगों की सोच की सीमा में रहती ही नहीं है। जैसे हिंदी मीडियम के बहुत बड़े फेमस टीचर, ठीक है, बहुत बड़े फेमस टीचर हैं, नाम नहीं लूंगा, आईएएस है। अब इतना हल्ला हुआ आईएएस कि वो आईएएस बना ही दिया उनको, कि उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ के हिंदी मीडियम में एकदम क्रांतिकारी, भाई उसने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ दी, ऐसा होता है। जबकि चेक करोगे, ध्यान से देखोगे, पता चलेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की नौकरी थी, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और दोनों चीज़ों में आईएएस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जमीन आसमान का अंतर होता है। 380 प्लस रैंक पे, ठीक है, आईएएस जनरल कैटेगरी से नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है। लेकिन ये पढ़िए, मैं इसीलिए एग्जांपल देके, मैं बहुत क्रूर एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस क्लास के बाद हो सकता है मेरी खूब आलोचना करें, करना एकदम बनता है, मस्त करिए, कोई इसमें रोक नहीं है। मुझे आपको बातें समझानी है, मेरे दिमाग में ये है सीधी बात, आपको ये बात एग्जाम्पल दिमाग में आ जाए तो जब मैं इतना ऐसा क्रूर एग्जाम्पल दूंगा ना, जो आपके एकदम अंदर चोट करेगी, एकदम सीधे आपको जो एकदम भयानक चोट करेगी ना, तो आपको, आप जब एग्जाम में लिख रहोगे तब आपको याद आएगा, अरे सर वो विशेष टीचर को गरिया रहे थे, तो आपके दिमाग में यही चलेगा। तो मुझे याद है ये वाला एग्जाम्पल, लिख के आओगे 5 नंबर आपका बढ़ेगा, तो अगली बार आप सेलेक्ट हो जाओगे। मेरा टारगेट ये है, गोली मारो, मुझे आलोचना से कोई भय नहीं है इसमें, तो ध्यान रखना। तो यही बात है, कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ स्थितियां प्रचलित होते होते इस तरह की स्वीकृति पा लेती है कि वे फिर लोगों की सोच की सीमा में नहीं रहती। ये लाइन याद रखनी है, यही होता है राजनीति में, यही होता है हर जगह, ठीक है। तो अब ऐसा वो हो गई है, बातें इस तरह से हो गई है कि बस ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड, आगे का बैकग्राउंड सब हट गया, इरेज्ड, ठीक है। जैसे मैं ही मान लो, सपोज अभी तो सोशल मीडिया के ज़माना है, मान लो मैं सेलेक्ट नहीं होता
और मैं क्या करता, खूब हल्ला मचाता कि मैंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, आईएएस की नौकरी छोड़ दी, आईएएस की नौकरी छोड़ दी। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल जो लोग मुझे जानते वही लोग मेरी आलोचना करते, ये तो कुछ झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन समय के साथ 10-5 साल बाद ये लोग गायब हो जाते और बड़ी भीड़ जिसको कि ये याद रहती कि मैं आईएएस की नौकरी छोड़ के मैं कोचिंग चला रहा हूँ, वो भीड़ क्या करती, ऐसी प्रचलित होते होते स्वीकृति बना लेती कि लोगों की सोच की सीमा में रहती ही नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है जो आपको आंसर राइटिंग में यूज करना है। अब बेसिकली वही बात है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ पर इसी बात को कह रहा है कि जो पार्टी हो रही है, ठीक है, सिन्हा को प्रमोशन मिल गया है, ठीक है, वो डीआईजी के पद पे चले गए हैं, उनकी पार्टी हो रही है, वो सब कोई ये दारू वो दारू, एकदम खूब बढ़िया कीमती वस्तुएं, ये चल रहा है वो चल रहा है, बंगले में पार्टी हो रही है। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला दिख रहा है, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आती है क्योंकि बहुत नॉर्मल हो गया कि भाई एक अधिकारी है तो ये तो रख ही सकता है, लोग दिमाग में बहुत नॉर्मल चीजें हैं। तो ये भ्रष्टाचार बेसिकली स्वीकृति पा चुका है, ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार समाज की स्वीकृति पा चुका है। तो ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अच्छा खासा हमने ये व्याख्या वाला पोर्शन इसमें आज ढंग से कर लिया। अब जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमारी यहीं पे काम आएगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास के दास साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। कुछ कीवर्ड जो ध्यान में रखना है, दास साहब का चरित्र चित्रण करते समय जो लखन को डांट रहा था वो वाला लाइन, ठीक है, लखन को डांट रहा था वो वाला लाइन ध्यान रखिएगा कि इतना मत करो कि स्वार्थ को इतना मत हावी होने दो कि विवेक मर जाए, वो वाला है ना। तो क्या है, अब एक चीज ध्यान रखना, जब दास साहब के चरित्र चित्रण की बात आती है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर इंट्रोडक्शन में बॉडी कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। दास साहब की चरित्र चित्रण की बात आती है तो एक बात पहले आपको दिखाना है कि बहुत ही विराट व्यक्तित्व पहले दर्शाया, विराट और प्रभावी व्यक्तित्व दिखाया है, प्रभावी व्यक्तित्व दिखाया। यही दिखाते दिखाते, विराट और प्रभावी व्यक्तित्व दिखाते दिखाते क्या किया है, उनके अंदर का घाघपना भी दिखाया है। और इसी चरित्र के माध्यम से, देखो आंसर में पहली बात ये दिखाना है, दूसरी बात ये दिखाना है, बहुत महत्वपूर्ण, इसी चरित्र के माध्यम से, यही वो चरित्र है जो कि राजनीतिक विद्रूपता, राजनीति में स्वार्थ, अपराध राजनीति का गठजोड़, ये सब कीवर्ड, अपराध राजनीति गठजोड़, राजनीति मीडिया का गठजोड़, ठीक, मीडिया का गठजोड़ किस तरह से अपने वश में कर लेता है मीडिया को, ठीक है। अंतिम में कहता है ना कि मेरे जैसा निर्देश देने वाला कोई नहीं हुआ, वरना मीडिया तो बहुत अच्छा काम करती है, ऐसे कहता है ना, मेरे साथ निर्देश देने वाला कोई नहीं हुआ। तो इसके माध्यम से, इसी चरित्र के माध्यम से क्या किया है, मनु भंडारी ने महाभोज किया है। ये मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, महाभोज किया है। यह महाभोज किस चीज का है, लोकतंत्र, ठीक है, राजनीतिक ईमानदारी, है ना, ईमानदार अफसरशाही और मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की चेतनाहीनता या चेतना के मृत्यु का महाभोज है। ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड्स कुछ आपके आंसर में, किस चीज का महाभोज है ये, और किसके माध्यम से किया, दास साहब के चरित्र के माध्यम से महाभोज किया है, ठीक है। महाभोज क्या होता है, बेसिकली जब कोई मर जाता है तो उसके 13वें दिन सामान्यतः ब्रह्मभोज कई जगह महाभोज बोला जाता है। इस उपन्यास में कौन मर रहा है, इस उपन्यास में बिशु नहीं मर रहा है, ठीक है, बिंदा नहीं मरने वाला है, दिनेश नहीं मरा है। इस उपन्यास में मरी है लोकतंत्र की आत्मा, इस उपन्यास में मरी है राजनीतिक ईमानदारी, ठीक है, ईमानदार अफसरशाही मरी है। भाई सक्सेना बेचारा जब ईमानदारी का सोचता है तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की चेतना मरी है, महेश को देखिए, ठीक है। उसका महाभोज किस चरित्र के माध्यम से दिखा रहा है, ये उसका महाभोज किस चरित्र के माध्यम से दिखा रहा है, ठीक है। ये एक लाइन में, मतलब एक पैराग्राफ में ये बात बतानी है। फिर एक एग्जांपल ये वाला इसमें नोट करना है, जो दास आपके व्यक्तित्व को, देखो ये जो लाइन है, ये कंक्लूजन में आएगी, ये लाइन कंक्लूजन में आएगी। पहली बात, ये जो महाभोज किया है ये लाइन कंक्लूजन में आएगी। मैं पहले ये बात को क्लियर कट बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। इस लाइन को लिखिए कंक्लूजन में, ठीक है, हाँ इस लाइन को लिखिए कंक्लूजन में। और क्या बताना था, हाँ उसके बाद उसके एग्जाम्पल ये वाले याद रखिए जो घाघ चरित्र को दिखा रहा है।
ठीक है, तो एक व्यक्ति टिप्पणी करता है क्या, अरे ये तो धोती के नीचे सब नंगे, और ससुरी इस राजनीति में तो धोती के बाहर भी नंगे। पर दा साहब एकदम अपवाद, धोती के नीचे भी धोती ही निकलेगी इस गीता वांचने वाले को, खाल खींचने पर ही सामने आ सकता है इसका नंगापन। इस लाइन को याद रख लीजिए, जितना याद हो पाए उतना लिख दीजिएगा, कुछ नहीं तो इतना ही लिख दीजिए, ये तो धोती के नीचे सब नंगे और ससुरी राजनीति में धोती बाहर भी नंगे, पर दा साहब एकदम अपवाद, इतना तो लिख लीजिएगा, डॉट डॉट डॉट, खाल खींचने पर ही सामने आ सकता है इसका नंगापन। तो दा साहब इतने बड़े घाघ व्यक्ति, घा साहब का जो चरित्र इतना बड़ा घाघ व्यक्तित्व है, ऐसे दिखता है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ कुछ कीवर्ड दिखाना है, आपको बताना कि कैसे विराट प्रभावी व्यक्तित्व दिखाया है प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में विराट प्रभावी व्यक्तित्व दिखाया जो कि अपने हितों को साध लेता है। लेकिन यही दा साहब क्या करते हैं, स्वार्थ युक्त है, और मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ करते हुए, ठीक है, बीसू की मौत या मृत्यु को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने पक्ष में करते हुए क्या करते हैं, जाते ही, ठीक है, या आप कह सकते हो सभा के लिए जाते ही, या चुनावी सभा के लिए जाते ही, ठीक है, जाते ही क्या करते हैं, चुनावी सभा के लिए जाते ही क्या करते हैं, हीरा को अपनी कार में बिठा लेते हैं और वो बड़प्पन वाली लाइन लिख देना है, ठीक है। सब नतमस्तक हो गए दा साहब के, और सभी नतमस्तक हो गए दा साहब के इस बड़प्पन के आगे। सबरी और राम की कथाएं याद आने लगी, निषाद और सबरी की कथाएं याद आने लगी। तो वो वाली लाइन यहाँ पर एक लाइन बेसिकली जो आपको याद है, देखो ध्यान रखना, मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नोट करा रहा हूँ, एग्जाम में लिखते लिखते आपको सारे नहीं याद आएंगे, लेकिन कोई तो याद आएगा। इतना बढ़िया से बताइए चीज़ों को, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ, एक लाइन तो याद आएगा। ये तो कंपलसरी है गीता बाँचने वाले की, ये तो कंपलसरी भाई, ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है गीता बाँचने वाले की, ठीक है, गीता बाँचने वाले की ये तो लिखना ही लिखना है। एक वो भी हो गया जो आपने बताया, ठीक है। फिर तो चरित्र का पहला हिस्सा ये कि किस तरह साथ लेते हैं। फिर दा साहब क्या करते हैं, मीडिया को भी स्वतंत्र नहीं रहने देते हैं। यहाँ पर भी उनका स्वार्थी और क्या कहते हैं, अवसरवादी चरित्र उभर के सामने आता है। जब एक तरफ वो लखन को डांटते हुए कहते हैं, या लखन को मीडिया या मसाल पत्रिका की स्वतंत्रता के बारे में डांटते हुए कहते हैं कि स्वार्थ, वही वाला लाइन, ठीक है, स्वार्थ को इतना मत आगे बढ़ जाने दो कि वह विवेक खा जाए, वही वाली लाइन, एक लाइन लिखना है, डांटते हुए कहते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या करते हैं, मशाल पत्रिका को डरा धमकाकर, ठीक है, या इशारों में ही, मशाल पत्रिका को इशारों में ही समझाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं, है ना। और कुटिल हंसी हंसते हुए कहते हैं, ऐसी या मीडिया को निर्देश देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मीडिया तो अच्छा काम करती ही है। तो समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या है, तो बेसिकली पाखंड और ढोंग इनके चरित्र की मूलभूत विशेषता है, पाखंड और ढोंग। ये बात बताते हुए आप इस लाइन को भी लिखेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट आपके आंसर में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है जो कि ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चरित्र जो कि खलनायक की भूमिका में, ध्यान रखिए, नायक नहीं खलनायक हुए, ये खलनायक की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। दास आपके बिना ये उपन्यास एकदम अधूरा रहता है, ये ध्यान लो, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्या है, आप यही बात कह सकते हैं, ठीक है, कि मनु भंडारी, या आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि मनु भंडारी 1970 के दशक की राजनीति, ठीक है, 1970 के दशक की राजनीति में उत्पन्न अवसरवादिता को दर्शाने के लिए, ठीक है, अवसरवादिता को दर्शाने के लिए दा साहब नाम का एक ऐसा चरित्र गढ़ देती है जो कि महाभोज उपन्यास में कार्य व्यापार और उपस्थिति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है, ठीक है। इनका चरित्र ईएम फोस्टर की शब्दावली में एक समतल चरित्र है जिसमें कोई परिवर्तन या विकास नहीं होता, ठीक है। अब बस शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देंगे कि इस उपन्यास में क्या है, वही बात बता देंगे कि है क्या, किस पोस्ट पर है। तो प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में चित्रित है, जो कि व्यक्तिगत दृष्टि से प्रांतीय राजनीति का बहुत ही कुशल और सफल संवाहक है और इस आधार पर बहुत ही विराट व्यक्तित्व का धनी है। लेकिन वह अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए ओछे से ओछा हथकंडा अपनाने से भी नहीं हिचकिचाता।
तो ये बात आप यहाँ पर बताएंगे। इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ ही हो गया। फिर बीच वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि किस तरह से प्रशासन, पुलिस, मीडिया, राजनेता सबको अपने पक्ष में करता है और सक्सेना जैसे व्यक्ति जो नहीं बिकते हैं उन्हें अपने रास्ते से हटा देता है। तो ये भी लाइन बताना कि सक्सेना जैसे व्यक्ति जो नहीं बिकते उनको अपने रास्ते से हटा देता है। ठीक है, हाँ, अपराधियों से साठगांठ, पूरी बात है, आपको क्लियर बात पता है। ठीक है, फिर मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल्स भी आपको बता दिए। ठीक है, और कंक्लूजन भी बता दिया कि बेसिकली ये चरित्र इतना प्रभावी है कि मनु भंडारी ने जो महाभोज किया है वह इस चरित्र के माध्यम से दिखता है। और वह किस चीज का महाभोज है? लोकतंत्र, राजनीतिक ईमानदारी, मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया। ठीक है, घाकपन कीवर्ड आना चाहिए, ये लाइन भी आनी चाहिए। तो ये करके आपका ये आंसर खत्म हो जाएगा। 300 वर्ड में बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ आप आंसर ये लिख पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे डिस्कशन, है ना। 2 क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे, वो डिटेल में विद एग्जांपल। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर इसकी एक बढ़िया पकड़ हो जाए, इस चीज की एकदम समझ हो जाए। तो कह रहा है राजनीति और अपराध के आपसी संबंधों की औपन्यासिक पृष्ठभूमि के रूप में महाभोज पर विचार कीजिए। तो राजनीति और अपराध किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा देखो, जब ऐसा आंसर लिखोगे, अब सुनना मेरी बात, जब ऐसा आंसर लिखोगे तो अब आप क्या करोगे? आप केवल राजनीति और अपराध पे ही चर्चा करोगे, है ना? नहीं, इसको जोड़ना, जबरदस्ती जोड़ना मीडिया से भी, कि राजनीतिक और अपराध के संबंधों को जोड़ने में मीडिया किस प्रकार अपने हितों के लिए सहायक हो उठता है, वह इसमें मशाल नामक पत्रिका के माध्यम से भी दिखता है। पत्रिका के माध्यम से दिखता है, जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर दास साहब द्वारा इशारों में, ठीक है, समझा दिया जाता है। तो ये भी ध्यान जोड़िएगा, किस तरह से राजनीतिक और अपराध के संबंधों को बढ़ाने के लिए या संबंधों को बचाए रखने के लिए सक्सेना जैसे लोगों को, सक्सेना, लोचन भैया जैसे लोगों को रास्ते से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको बताना है, किस तरह से राजनीति और अपराध के आपसी संबंधों को देखने के बावजूद, ठीक है ना, आम जनता या खासतौर पे मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी चुप्पी साध उठते हैं। वह कैसे दर्शाता है? वह चाय की चुस्कियों के दौरान, ठीक है, हत्याकांड की खबर पढ़ने के बाद सिंपली इनह्यूमन, हॉरिबल पढ़ता हुआ बुद्धिजीवी दर्शाता है। तो ध्यान रखिए, केवल ये मत सोचिएगा। देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को बात करूं, अगर आप डायरेक्ट सोचोगे इस क्वेश्चन को, देखो वही बात होती है, कितना बढ़िया आप लिंकेज कर पाते हो आंसर में। समझना, इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट सोचोगे तो आपको ये दिखेगा, राजनीतिक कौन है? सीधी बात है, दा साहब, ठीक है, सुकुल जी, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, अपराधी कौन है यहाँ पर? जोरावर, ठीक है, लखन सिंह, ये लोग अपराधी हैं। ठीक है, ये लोग अपराधी हैं, है ना। तो केवल अगर आप इन्हीं दोनों की कहानी को जोड़ोगे तो आंसर व्यापक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब इन दोनों की संबंधों को दर्शाने में आप किसकी भूमिका दिखाओगे? मीडिया की भूमिका भी दिखाओगे। आप दिखाओगे बुद्धिजीवी भी किस प्रकार, है ना, बुद्धिजीवी किस प्रकार चेतनाहीन हो चुका है, जिसको क्या बोलते हैं, मुक्तिबोध को भी ऐड कर देना, बुद्धिजीवियों की इसी चेतनाहीनता को, है ना, मुक्तिबोध क्या मानते हैं भाई? अभी हमने पढ़ा था, त्रासदी या मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की त्रासदी मानते हैं। तो जब इस तरह से आप दिखाओगे ना कि किस तरह से ईमानदार पुलिस कर्मियों को भी या सरकारी लोक सेवकों को भी हटा दिया जाता है रास्ते से, नहीं मानने पर रास्ते से हटा दिया जाता है, वो यह उपन्यास दर्शाता है। तो अब आप विचार करोगे कि इन्होंने सीधा, आप क्या लिखोगे? प्रत्यक्ष तो दिखाया है कि राजनीति और अपराध किस प्रकार से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, लेकिन अन्य अवयवों पर भी गंभीर चर्चा की है। और यहां पर बीच में एग्जाम्पल देंगे, वही दास साहब का चरित्र वाला एग्जाम्पल। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल किया वही सब देंगे, ठीक है, वही सब देंगे। कंक्लूजन में ये भी बताएंगे, ठीक है, तो वही सब देंगे। कंक्लूजन में भी बताएंगे कि बेसिकली इसी संबंध के माध्यम से, राजनीतिक और अपराध के संबंध के माध्यम से मनु भंडारी ने लोकतंत्र, वही फिर ... का महाभोज करने में सफलता प्राप्त किया। महाभोज
जो कि मुख्यतः 13वीं के अवसर पर होता है, यानी लोकतंत्र की मृत्यु के अवसर पर हुआ है, यहां पर दर्शाने में सफलता प्राप्त की है। तो यही कंक्लूजन आप देंगे। तो देखो कंक्लूजन किस तरह से आप बहुत अच्छे अपनी तरफ से मोड़ पाते हो, यह आपकी आंसर राइटिंग की कैपेबिलिटी पर डिसाइड करता है, कैपेबिलिटी पर डिसाइड करता है। ठीक है, तो मैंने ये बात बताई कि 5-6 पॉइंट आपके आंसर में दिखने चाहिए। ठीक है, ये आपको एकदम 5-6 पॉइंट आपके आंसर में दिखने चाहिए। तो अब यहाँ पर आप क्या बताएंगे, यहाँ पर भी बताएंगे कि महाभोज, अब आप इंट्रोडक्शन में ये बात बताएंगे, ठीक है, कि महाभोज है ना। अच्छा देखो, राजनीति और अपराध है, ये है, ठीक है। आप बताएंगे महाभोज साठोत्तरी राजनीति के अवसरवादिता डॉट 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 लिख देना, वही जो जो आपको दिमाग में आया, अवसरवादिता, ठीक है, हित पूर्ति, ठीक है, जो भी मतलब आपको याद आए वो लिख देना, गठजोड़ आदि को दर्शाने वाला, ठीक है, आदि को दर्शाने वाला यथार्थवादी क्रांतिकारी रचना, इसे कुछ लिख देना, क्रांतिकारी रचना है, ठीक है, ठीक है, भ्रष्टाचार, ये सब वो सब कुछ लिख देना, क्रांतिकारी रचना है। इस उपन्यास में मनु भंडारी ने दा साहब, सुकुल बाबू और जोरावर तथा लखन जैसे चरित्रों के माध्यम से राजनीति और अपराध के आपसी प्रत्यक्ष संबंधों के साथ साथ इस गठजोड़ को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी मीडिया, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की चुप्पी और ईमानदार अफसरशाही को भी कार्य न करने देने की राजनीतिक शक्ति को दर्शाया है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया, देखो प्रत्यक्ष रूप से तो सीधा संबंध दिखाया है और अप्रत्यक्ष रूप से ये भी दिखाया है, और फिर आपको क्या करना है, यही एक एक करके एग्जांपल आपको देते जाना है। भाई 4-5 पॉइंट फिर बता देना है कि दास साहब जो कि मुख्यमंत्री है, जोरावर जैसे अपराधी को संरक्षण दिया, और जोरावर जैसा अपराधी फिर आप वही कहेंगे कि लोगों की जमीन जंगल के साथ साथ जुबान भी जोरावर ने अपने कब्जे में की हुई है, क्योंकि वोट तंत्र है, वोट अधिक मिले इस वजह से क्या किया है, जोरावर जैसे राजनीति को भी क्या किया है, संरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, संरक्षण दिया हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से आप बताएंगे, प्रत्यक्ष रूप से जहां दास साहब जैसे राजनीतिज्ञ, वर्तमान में भी मीडिया की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, और दास साहब कहते हैं कि स्वार्थ को, वही वाला जो हमने पिछला एग्जांपल लिखा था वही यहां पे भी लिखना है, एकदम सेम एग्जांपल, कहीं कुछ नहीं चेंज होगा, नथिंग डिफरेंस, नो डिफरेंस, बस लिखने आना चाहिए। वही मीडिया को भी साध लेते हैं ताकि वह उनके पक्ष में लिखे। ठीक है, राजनीति और अपराध को बढ़ाने के लिए वह क्या करते हैं, एक तरफ अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन अपराधियों द्वारा किए गए हत्याकांडों या घटनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ जुड़ाव दर्शाते हैं। तो अगला पॉइंट आप ये लिखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ जुड़ाव दर्शाते हैं। दास साहब इस अवसरवादिता के सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो कि बिसु की हत्या के बाद क्या करते हैं, वही नतमस्तक हो गया उनके इस बड़प्पन के आगे, पूरा वही वाला लाइन कि चुनावी सभा में हीरा को अपनी कार में बैठा लेते हैं, जिसे जनता बड़प्पन मानती है ना, बस वही बात बतानी है। ठीक है, सुकुल बाबू भी कम नहीं है, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और मारपीट और खून खराबा जैसे हथकंडों का भी सहारा लेते हैं। ठीक है, फिर वही सब बात आप बताएंगे, वही जो 4-5 पॉइंट बताया उसको और इस तरह से लिख देंगे, फिर कंक्लूजन वही बताएंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कंक्लूजन मैंने वही बताया आपको कि इसी गठजोड़ को दर्शाता हुआ, या इसी गठजोड़ को अपने क्रूरतम या निकृष्टतम रूप में प्रस्तुत करते हुए, ठीक है, मनु भंडारी ने लोकतंत्र इत्यादि का महाभोज दर्शाया है, दर्शाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसे करके कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर होता है कंप्लीट। ठीक है, ये बेसिकली उसके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा जो लिखेगा आंसर, ठीक है, जो आंसर लिखेगा उसको ढंग से ये चीजें, उसको एकदम अंदर से फीलिंग आएगी। ठीक है, उसको ये बात एकदम घुसेगी अंदर। ठीक है, मैंने चूंकि स्टार्टिंग में इतने आंसर आपको ऑलरेडी लिखवाए हैं, मतलब प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन बहुत ज्यादा लिखवाए। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया मैंने कि थोड़ा आप लोग को मेहनत करने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि अब आप लोग एक लेवल अचीव कर चुके हो।
ठीक है, पेपर 1 पूरा समाप्त हो गया है, बस 4-5 टॉपिक्स को छोड़ के, जो कि मुश्किल से 3-4 लेक्चर की डिमांड है उसमें। जब ये पेपर 2 का व्याख्या वाला करवा देंगे ना पोर्शन, तो पेपर 1 में बस केवल जो जो चीज़ें छूट रही हैं, जैसे उपन्यास का विकास, ये वो 2-4 पॉइंट, जैसे 1-2 नाटक, रामकुमार वर्मा नाटककार, जो कि 72 पेज के नोट्स में ऑलरेडी हैं। 72 पेज वाला नोट्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत शॉर्ट में उन चीज़ों को किया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ें मुश्किल से 3-4 लेक्चर, एक ही लेक्चर में, मतलब देखो एक ही लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा ही 1-2 लेक्चर में से उसको बस उड़ाना है, आपको दिखाना है, देखो भाई ये चीज़ याद रखो, उसमें याद कराना है, ठीक है। तो इतना आंसर आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है कि अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें, मतलब कोई भी कहे तो जम के लिख दोगे। अब यहां पर एक चीज़ और है, कह रहा है, एक जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कह रहा महाभोज उपन्यास में हमारे वर्तमान समाज और राजनीति का नकारात्मक यथार्थ वर्णन तो विश्वसनीय बन पड़ा है, लेकिन सकारात्मक पहलू हवाई आदर्श बन गया है। इस टिप्पणी के संदर्भ में अपना तर्कपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करें। तो इंट्रोडक्शन आप क्या दिखाएंगे, ठीक है, वही बताएंगे, ठीक है, कि महाभोज क्या करता है, महाभोज क्या करता है, वर्तमान समाज और राजनीति का यथार्थ वर्णन करता है, जहां पर राजनीतिक अवसरवादिता, वही सब डॉट 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 आप पूरा बताएंगे कि राजनीतिक अवसरवादिता को दा साहब और सुकुल बाबू जैसे चरित्रों के माध्यम से, वहीं मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की चेतनाहीनता को चाय की चुस्कियों के दौरान हत्याकांड की खबर पढ़ते हुए केवल सिंपली इनह्यूमन हॉरिबल जैसे टिप्पणियों के माध्यम से दर्शाया है, ठीक है, टिप्पणियों के माध्यम से दर्शाया है, जो कि हमारे समाज की वास्तविकता भी है ना। यह वर्णन और भी विश्वसनीय इस वजह से हो पड़ता है, मैं पूरा आपको इंट्रोडक्शन एकदम करवा रहा हूं, समझ लो भाई, ये मत कहना कि नहीं। यह वर्णन इस वजह से और भी विश्वसनीय हो पड़ता है, ठीक है, विश्वसनीय हो पड़ता है कि राजनीति और अपराध का गठजोड़, दा साहब द्वारा जोरावर जैसे अपराधियों को संरक्षण देने, वहीं मीडिया को अपने वश में कर लेने तथा ईमानदार सक्सेना जैसे, ठीक है, अधिकारियों को रास्ते से हटा देने के माध्यम से भी दिखता है, ठीक है। तो ये बात विश्वसनीय हो गई। अब कह रहा है लेकिन इस उपन्यास में एक सकारात्मक पहलू भी है, ठीक है, आपको कहना है इस उपन्यास में मनु भंडारी ने, ठीक है, मनु भंडारी ने सकारात्मक पहलू भी दर्शाया, जहां बिंदा न केवल, ठीक है, जहां बिंदा न केवल बिसु बल्कि समाज में व्याप्त राजनीतिक विद्रूपताओं के विरोध में संघर्ष करता हुआ दिखता है, वहीं सक्सेना जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी भी उपस्थित हैं, जो कि अंत तक लड़ाई करते हुए दिखते हैं। कई आलोचकों ने, अब यही बात यहां पर आती है, कई आलोचक कहते हैं कि यथार्थ का वर्णन तो बहुत अच्छा किया है, तो आप लिखेंगे कई आलोचकों ने इस संदर्भ में मनु भंडारी की आलोचना करते हुए इसे या इस सकारात्मक पहलू को हवाई आदर्श की संज्ञा दी है, तथा यह कहा है कि मनु भंडारी यथार्थ को देखने में असफल रही हैं, ठीक है, असफल रही हैं, तथा ऐसे चरित्रों का सृजन कर दिया, ठीक है, तथा उन्होंने ऐसे चरित्रों का सृजन कर दिया जो कि वास्तविकता में नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर हम उपन्यास को ध्यान से देखें और उपन्यास एवं वास्तविकता की तुलना करें तो हम पाएंगे यह सुलभ यथार्थ नहीं है, ठीक है, यानी बिंदा और सक्सेना जैसे चरित्र सुलभ यथार्थ नहीं है, परंतु दुर्लभ यथार्थ जरूर है, जहां बिंदा अपने दोस्त बिसु की मृत्यु के पक्ष में साक्ष्य जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, वहीं सक्सेना का हृदय परिवर्तन आम न होते हुए भी या सामान्य न होते हुए भी वास्तविक जान पड़ता है, क्योंकि महेश, बिंदा जैसे चरित्रों से गवाही लेने के दौरान उन्हें 42 के समय का वह दृश्य सामने याद पड़ जाता है, जहां वे दिनेश को
अकेला या गोलियों के बीच दिनेश को अकेला छोड़ आए थे, वह बिंदा के रूप में, ठीक है, वह बिंदा के रूप में या बिंदा एवं बिसु के रूप में दिनेश को पुनः अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस वजह से वह सच्चाई के पक्ष में संघर्षशील है। मनु भंडारी इसी दुर्लभ यथार्थ को दर्शाते हुए यह स्पष्ट भी करती है कि बदलाव की यह दुर्निवार सम्मोहन भरी अग्नि लीक बिसु और बिंदा से होते हुए सक्सेना तक पहुंचती है और सक्सेना का व्यक्तित्व रूपांतरण कर देती है, ठीक है, कर देती है। तो आप ये बात बताएंगे कि यह लंबे द्वंद का परिणाम है, ठीक है, लंबे द्वंद का परिणाम है, आप ये बात बताएंगे, ठीक है, लंबे द्वंद का परिणाम है, क्षणिक घटना नहीं है। जो सक्सेना का व्यक्तित्वांतरण है वो क्षणिक घटना नहीं है, लंबे द्वंद का परिणाम है। वही मैंने आपको पूरा बेसिकली ये शब्द मत लिखना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दिनेश को अकेला नहीं छोड़ा था, तो मैंने और सही तरीके से आपको प्रॉपर बताया है, ठीक है। और आप बताएंगे, है ना, ये मैंने बता दिया कि सुलभ यथार्थ ना हो लेकिन दुर्लभ यथार्थ तो है ही, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। आप कहेंगे कंक्लूजन में लिखेंगे, इस प्रकार महाभोज उपन्यास, ठीक है, महाभोज उपन्यास झूठा सच और राग दरबारी जैसे उपन्यासों की श्रेणी में आ जाता है, जो कि समाज एवं राजनीति का यथार्थपरक वर्णन करने में अत्यंत सफल रहा है, ठीक है। बस ये कंक्लूजन आप दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से महाभोज खत्म होता है। अगले में हम लोग प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां और एक दुनिया समानांतर, क्योंकि 2 क्वेश्चन वहां से कराना है, एक दुनिया समानांतर से 1-2 क्वेश्चन कराना है। बेसिकली आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स रटने हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम ये दोनों एक साथ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक दुनिया समानांतर मैं यही कहूँगा, इसकी व्याख्या दोनों की देख के आना, और प्रेमचंद की कहानियों को तो थोड़ा पढ़ भी लेना गूगल सर्च करके। 10 मिनट का काम है एक कहानी पढ़ने में, 10 मिनट ये पढ़ लेना। प्रेमचंद की कहानियों को मैं सजेशन यही दूंगा, देखो मैं गलत सजेशन नहीं देता हूँ। एक दुनिया समानांतर एक बार को नहीं पढ़ोगे काम चलेगा, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ लोगे तो आपको कुछ बढ़िया एग्जाम्पल दिमाग में रहेंगे और आप कोट कर सकते हो। इवन एक दुनिया समानांतर में भी, जैसे एक दुनिया समानांतर में भी कुछ ऐसी कहानियां हैं, ठीक है, तो जो कि आप यहाँ पर प्रेमचंद से कनेक्ट कर सकते हो। तो बढ़िया, मैं तो ये सजेशन दूंगा कि प्रेमचंद की कहानियां पढ़ लीजिए अगली क्लास से पहले, व्याख्या दोनों का कर लीजिए, ठीक है, दोनों का कर लीजिए पूरा का पूरा, क्योंकि भाई आपको एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम देना नहीं, मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये करिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।